आर्य जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज 14 सितंबर आपको पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। हिंदी के जब हम बारे में बात करते हैं तो उससे विभिन्न पहलुओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे वो देश में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, कहाँ कहाँ पर हमने 8 शेड्यूल में किन किन को स्थान दे रखा है, तथा 14 सितंबर की ये डेट जो है वो क्यों मानी जाती है, इस दिन का महत्व क्या है, तथा इसी के साथ देश की एकता तथा जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको संजोए रखने में इस प्रकार की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कैसे यूनिफायर के तौर पर काम करती हैं। तो मैं कुलभूषण मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। पहला हम ये जानते हैं कि 14 सितंबर को ही ये दिन क्यों मनाया जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि सर 14 सितंबर 1949 जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कर रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न प्रोविजंस क्या होंगे उनके बारे में, तो उस दिन जो है इन्होंने एक राजभाषा के तौर पर यानी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जो है हिंदी को एक दर्जा देने के बारे में कौन सी तारीख को 14 सितंबर 1949 को जो है ये प्रोविजन किया था। तो इसके उपलक्ष्य में हमने 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया था। तब से लेकर के जो है हम ये दिवस मनाते आ रहे हैं। जब भी कोई भी दिवस ऐसा मनाया जाता है तो उससे आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी चाहिए, यानी अगर कोई भी डे मनाया जाता है तो उस चीज से संबंधित लोगों में या उसके जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें हम अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, यानी जागरूक करने का काम करते हैं कि वो चीज कैसे जो है हमसे जुड़ी हुई है या उसकी उपयोगिता क्या है। हिस्टोरिकली उसके लिए जो भी उपाय हुए हैं उनको हम वापस से रिकॉग्नाइज करने का प्रयास करते हैं कि ठीक है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया तो उसमें क्या क्या चीजें जो हैं प्रमुख तौर पर आई, ये भी उस दिन जो है वो याद करने का मौका होता है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम, कई प्रकार के कॉम्पिटिशन्स, गवर्नमेंट के द्वारा जो है कई प्रकार के फंक्शन इस दिन आयोजित किए जाते हैं, तथा जो भी समस्याएं हैं किसी भी चीज को करने में, चाहे वो एनवायरमेंट डे क्यों नहीं हो, चाहे वो अन्य कोई भी दिवस क्यों नहीं हो, किसी भी बीमारी के लिए जो भी दिवस मनाए जाते हैं वो क्यों नहीं हो, तो उन चीजों में जो भी हमें कठिनाइयां आती हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर पाए उसके बारे में भी विचार होता है। तो इसके लिए जो भी नेशनल डे मनाया जाता है उसकी भी उपयोगिता, अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे आईएएस और जो भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है उसमें आपको मेंस में या इंटरव्यू में अगर इससे प्रति सवाल पूछे तब वहां पर आप ये चीजों का वर्णन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज होती क्या है। यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब यह है कि जो भी हमारे सरकार के कामों में जो भी लैंग्वेज काम आती है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है। ये काम जो है हमें किसी न किसी एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज में करने की जरूरत होती है, लेकिन एक या दो लैंग्वेज हम रखते हैं तो फिर जो है ज्यादातर हमें डिफिकल्टीज नहीं आती। यानी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जब हम स्टेट या सेंटर के बीच में, सेंटर के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच में, या फिर स्टेट के द्वारा भी अपने अंदर किसी भी लैंग्वेज को ये ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो उस लैंग्वेज में काम करेंगे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया 1950 में तो हमने इस प्रकार की व्यवस्था की कि हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन इसी के साथ इंग्लिश को भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा नेक्स्ट के 15 साल के दौरान। अब उस 15 साल के बाद में जो है हम ये कोशिश करेंगे उस 15 साल के पीरियड में कि इस हिंदी को हम और ज्यादा रिच बनाएं, यानी इसमें चाहे वो लिटरेरी एनहांसमेंट करने हो या फिर कोई एकेडमिक एनहांसमेंट करने हो, या फिर लोगों को जो है या स्टेट्स के बीच में इसको कैसे और ज्यादा फैलाया जा सकता है, इसके बारे में हम और ज्यादा चर्चाएं करेंगे। हिंदी को हम कैसे सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बना पाए, इसके लिए मेहनत करने के बारे में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। यह भी लिखा गया कि आर्टिकल जो है हमारा 343 से लेकर के 351 जो कि इस ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, उसमें जो है हिंदी को किस प्रकार से हम उसकी डेप्थ, उसकी महानता को बढ़ा पाए, जिसकी वजह से हिंदी को हम नेशनल यूनिटी के तौर पर विकसित कर सके। एक कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो कि हमारी कल्चरल हेरिटेज को बता पाए। आपने ये भी देखा था इंग्लिश जो कि ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज हुआ करती थी, इस लैंग्वेज को
बहुत सारे लोग एक जो रिप्रेशन होता था ना, यानी लोगों के ऊपर डोमिनेशन, लोगों को कैसे कॉलोनियलाइज किया गया, औपनिवेशवाद कैसे बढ़ाया गया, उस तौर पर इंग्लिश को भी देखा जाता था। इसलिए भी कोशिश की गई कि इस इंग्लिश की दीवारों को, अगर हमें औपनिवेशवाद की दीवारें घटानी है तो इस इंग्लिश को भी जो है हमें धीरे धीरे कम और हिंदी को जो है हमें धीरे धीरे बढ़ाना होगा। हालांकि इसमें फिर भी कई सारे रोड़े आए और उनमें जो सबसे प्रमुख रोड़ा था वो ये था कि हमारे कई सारे जो स्टेट्स थे उसमें जो है उनकी खुद की जो स्टेट की जो लैंग्वेजेस थी, यानी स्टेट में प्रमुखतया से जो बोले जाने वाली जो लैंग्वेज थी, उनके द्वारा जो है इसका प्रतिकार सामने आया। जहां पर भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं उनमें जो है ये महत्वपूर्ण तरीके से देखा गया। कई जो स्टेट, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स में जिसमें वेस्ट बंगाल वगैरह, वहां पर उनकी लैंग्वेज को कैसे प्रमोट किया जाए उसके बारे में भी नेशनल मूवमेंट या रीजनल मूवमेंट खड़े हुए। हिंदी को जो है वो कैसे पूरे देश की लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रखा जाए, उसके साथ में इंग्लिश हो या स्टेट्स को ये छूट भी हो जिसकी वजह से स्टेट अपनी लैंग्वेज को भी जो है उसमें प्रमोट कर पाए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं के लिए भी जो है प्रोविजन या डिमांड होने लगी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो कि हमारी शिक्षा पॉलिसी में आगे जाकर के आता है, यानी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी होती है उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें किसी भी अन्य स्टेट को या किसी भी स्टेट को हिंदी के तौर पर एक लैंग्वेज को मातृभाषा या वहां की लोकल लैंग्वेज के तौर पर प्रमोट करने के बारे में बातें कही। इसका भी जो है विरोध उस शिक्षा नीति के तौर पर कई सारे स्टेट्स में हुआ, जिसकी वजह से हमने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को 1963 में पारित करते हुए फिर अब ने हिंदी के साथ में इंग्लिश को भी राजभाषा का दर्जा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज दोनों सेम हैं, यानी जो भी आधिकारिक रूप से जो कार्य होते हैं तथा देश की भाषा, उन दोनों में अलग अलग फर्क है। तो कोई आपसे ये पूछे कि क्या हिंदी हमारी राजभाषा के साथ में जो है राष्ट्र की भी भाषा है, ऐसा नहीं है, यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। एक और चीज जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखी होगी वो है हमारा 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है 8th शेड्यूल, ये बात करता है उन 22 अन्य लैंग्वेजेस की जो कि विभिन्न प्रदेशों में या तो बोली जाती हैं या वहां की आधिकारिक रूप से जो है राजभाषा के तौर पर कार्य करती हैं। उसमें जो है 8th लैंग्वेज आता है। इस 8th लैंग्वेज में हमने करीबन 22 जो लैंग्वेजेस हैं उसको स्थान दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस के मौके पर क्या आपको नहीं लगता कि हिंदी को हम ज्यादा प्रमोट करके देश की यूनिटी को हम खतरे में डाल रहे हैं? तो आप ये कहें कि सर हिंदी हो या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज के तौर पर विकसित करनी है जो कि देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोए रखे, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के तौर पर काम करे, तो वो हमें करना चाहिए। क्योंकि देश की कम से कम एक लैंग्वेज तो ऐसी हो जो कि सभी की एक आइडेंटिटी, पहचान के तौर पर कार्य करे। आप अगर जानते होंगे तो हिंदी जो है पूरे विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है, जिसके करीबन 60 करोड़ लोगों के आसपास जो हैं वो मतलब बोलने वाले लोग हैं। तो जब इतनी बड़ी लैंग्वेज को हम पूरे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर दर्जा नहीं देंगे तो हम हमारी यूनिटी को एक तरह से एंडेंजर कर रहे हैं। हमें हिंदी को जो है इसके लिए प्रमोट करने की आवश्यकता है। लेकिन आप ये भी कहें साथ ही साथ में, सर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम जो हैं उस डाइवर्सिटी को भूल जाएं। यानी हम एकता की तो बात करते हैं, लेकिन एकता कहां पर? डाइवर्सिटी में एकता। इसीलिए हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसी डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए हमने 8th जो शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हमने उन 22 लैंग्वेज के बारे में बात करी है, वो 22 लैंग्वेज जो हैं हमारी इस डाइवर्सिटी को निरूपित करती हैं। यानी हम हिंदी को बढ़ा रहे हैं लेकिन किसी अन्य लैंग्वेज की कॉस्ट पर नहीं, उनके साथ साथ में बढ़ा रहे हैं।
वहां के रीजन में उन लोगों को कैसे अपनी ही लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हो, उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हम अगर मान लो तमिल लैंग्वेज है, उसको हम कभी भी ये नहीं कहें कि हिंदी जो है आपके ऊपर इंपोज की जाएगी। आप अपनी भी लैंग्वेज को जो है प्रमोट करें, लेकिन जब आती है बात पूरे देश की तो वहां पर कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें कि हम ये कह सके कि पूरे देश जो है वो एकता के सूत्र में इस लैंग्वेज के साथ में बंधा हुआ है। मतलब किसी का अपमान करते हुए नहीं, सबको सम्मान देते हुए एक कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो कि सबको एकता के सूत्र में पिरो करके आए, तथा हमारी पहचान, हमारी वैश्विक जो एकेडमिक तथा अन्य जो चीजें हैं उसको प्रदर्शित कर पाए। हिंदी में जो है हमने एकेडमिक जो चीजें हैं, यानी जो हमारी शिक्षा के लिए जो चीजें हैं उसको भी हम बढ़ाने का बारे में बात कर रहे हैं। चाहे जहां पर मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की एजुकेशन हो, इनकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, इनका जो क्यूरिकुलम है या उनकी जो बुक की डिजाइन है, अब हम उस कंटेंट को हिंदी में भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक चीज देखी होगी, हमारी नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इंस्ट्रक्शंस को मदर टंग यानी मातृभाषा में देने के बारे में भी बात करती है, जहां पर हम इस मदर टंग में इंग्लिश को मातृभाषा को प्रमोट करते हैं। क्योंकि मातृ जो भाषा होती है उसमें चाइल्ड जो होता है वो अच्छे तरीके से सीख पाता है। अगर उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं तो अपनी जो मदर टंग होती है उसमें वो इंस्ट्रक्शंस आसानी से समझ पाता है। इसलिए हम प्रमोट करते हैं कि हर किसी भी स्टेट के द्वारा, रीजन के द्वारा अपनी मातृभाषा में बच्चों को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाने चाहिए, और वो मातृभाषा उन पर्टिकुलर जगहों से भी डिपेंडेंट होती है। तो आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि सर हम हिंदी को भले ही ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन हम हमारे रीजन्स को भी आगे बढ़ावा दे रहे हैं जहां पर हम मातृभाषा में इंस्ट्रक्शन देने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कतई आप ना कहें कि हिंदी या अन्य लैंग्वेजेस में विवाद है। आप तो सीधा कहें हिंदी एक अलग बात है और अन्य लैंग्वेज जो स्टेट्स में है वो एक अलग बात है, और दोनों मिलकर के ही भारत को एक तरह से पूरा का पूरा भारत का खाका तैयार करती हैं। तो ये पॉइंट जब आप इंटरव्यू में इस तरीके से बताते हैं, अपने लैंग्वेजेस के आंसर्स में इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे में अगर आप इन चीजों का यूटिलाइज करते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा उत्तर तैयार होता है, स्पेशली यूपीएससी तथा जो स्टेट लेवल जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशंस हैं उसमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।